हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 18वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मान्यता अर्जुन को किस करते हुए उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे और मान्यता ने अपने दोनों पैर अर्जुन की कमर में लपेट रखे थे। अर्जुन मान्यता को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसकी बॉडी के हर एक कोने को चूमने लगता है। उसके हाथ मान्यता की पीठ पर चल रहे थे जो मान्यता को मदहोश करने का काम कर रहे थे। अर्जुन किस के साथ साथ उसकी बॉडी पर बाइट भी कर रहा था। अर्जुन किस करते हुए मान्यता के पेट पर आया। मान्यता की सिसकियाँ अर्जुन को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अर्जुन ऊपर आया और मान्यता के सीने पर किस करते हुए उसके अंदर एक झटके में एंटर करता है, जिससे मान्यता के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है और वो कसकर अपनी मुट्ठियाँ बेडशीट में भर लेती है। जैसे ही मान्यता के मुंह से चीख निकली, अर्जुन ने उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने सर उठाकर मान्यता को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ झलक रही थी। मान्यता ने कसकर अर्जुन के कंधे पर अपनी नाखून गड़ाते हुए उसे थाम लिया और अर्जुन ने उसके थामते ही अपनी मूवमेंट जारी रखा। अर्जुन उसके कॉलर बोन और गर्दन पर लव बाइट दे रहा था और मान्यता अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अर्जुन को किस बैक करने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथ उसके कंधे और गर्दन और उसके बालों पर फिरा रही थी। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हुए 1 घंटा निकल गया था, लेकिन अर्जुन ने मान्यता को छोड़ा नहीं था। लेकिन अब अर्जुन को बर्दाश्त करते हुए मान्यता पूरी थक चुकी थी। तो मान्यता ने अर्जुन से कहा, अर्जुन स्टॉप इट, मैं अब थक चुकी हूँ, अब नहीं। अर्जुन बिना मान्यता की बात सुने उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है। अर्जुन अपनी मूव जारी रखा था, जिसके साथ मान्यता आहें भरते हुए अपने एक पैर को अर्जुन के पैर के ऊपर रखती है। दोनों न जाने कब तक एक दूसरे की में उलझे रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे की हर छुअन को महसूस कर बेचैन हो रहे थे और ये छुअन उन्हें सुकून भी दे रही थी। अर्जुन मान्यता के साथ अपनी एक्टिविटी जारी रखता है। लगभग 2 घंटे बाद दोनों थक चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। सो तो मान्यता रही थी, अर्जुन तो अभी भी जाग रहा था और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था, लेकिन मान्यता के थकने की वजह से अर्जुन को अब रुकना पड़ा। मान्यता ने अर्जुन के आज हार्ड लव को 2 से 3 घंटे तक बर्दाश्त किया था, लेकिन अर्जुन चाहता था कि वह अभी और मान्यता को प्यार करे, क्योंकि पेरिस से जाने के बाद वह अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी फिर से फुल बॉडी चेकअप कराएगा, ताकि उसे पता चल सके कि जो प्रॉब्लम उसे थी क्या वह ठीक हो गई, क्या वह फादर बन सकता है। वह अपनी वाइफ को तो सेटिस्फाइड करने लगा था, लेकिन उसके फादर बनने की कैपेबिलिटी में जो सवाल खड़ी थी, क्या वह ठीक हुई या नहीं। इसलिए अर्जुन मान्यता को हार्ड लव कर रहा था, ताकि मान्यता प्रेग्नेंट हो सके, उसे अपनी और मान्यता के बीच की मजबूत कड़ी मिल सके, उसका बच्चा। अर्जुन और मान्यता एक दूसरे की बाहों में सो गए, लेकिन कोई और था जो उन दोनों के प्यार के लम्हों को महसूस करके अंदर ही अंदर जल रहा था, तड़प रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी थी, जो अर्जुन और मान्यता के बाजू वाले रूम में थी, जिसने अभी अपने हाथ में प्लास्टर करवाया हुआ था। अर्जुन और मान्यता उसके बगल वाले कमरे में होने से अभी जो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे, उसकी पूरी आवाज़ जाह्नवी के रूम तक आ रही थी और मान्या की सिसकियाँ और उसके अर्जुन को बार बार रोकने की आवाज़ सुनकर जाह्नवी के दिल में तो सांप लौट रही थी। अर्जुन उसे इस हद तक प्यार कर रहा है कि मान्यता उसे झेल नहीं पा रही है। जाह्नवी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। जब उसके रूम में उसके कान में पहली मान्यता की सिसकियाँ गूंजी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर अर्जुन की आहें भी उसके कानों में सुनाई दी। उसका दिल अब बेचैन हो उठा कि जिससे वह प्यार करती है
वह किसी और के साथ उसके रूम में इंटीमेट हो रहा था, उसे बेइंतहा प्यार कर रहा था, उसे सिसकियां लेने पर मजबूर कर रहा था। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अर्जुन, अब मान्यता तुम दोनों मुझे अपनी रंगीन रातों की सिसकियां सुनाने के लिए यहाँ आए हो ना, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही करती हूँ। अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा कर उस मान्यता को अपनाया, और मान्यता तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की। अब अगर तुम्हें अपनी इस बॉडी से घिन आ जाए जिसे अभी अर्जुन के छूने पर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, तो मेरा नाम भी जाह्नवी नहीं। बस इंतज़ार करो अपने उस पल का। उसने मिरर में जल्दी जल्दी अपने बाल बनाए और जल्दी से माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाकर और अपना पर्स लेकर कमरे से बाहर निकल गई। सुबह का वक्त, इंडिया रघुवंशी मैंशन, निधि का कमरा। निधि अभी येलो कलर का सलवार सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने पटियाला और शॉर्ट कुर्ती पहनी थी, रेड कलर का दुपट्टा लिया था उसने। वह जल्दी से नीचे आई और भागते हुए घर के बाहर जाने लगी कि तभी अविका जी, जो सोफे पर बैठी अपनी कॉफ़ी पी रही थी, उन्होंने निधि को इस तरह से, और वो भी इतनी सुबह सुबह 6 बजे घर से निकलते देखा तो उसे रोकते हुए पूछा, अरे निधि, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? निधि, जो जल्दबाजी में निकल रही थी, वह अविका जी की आवाज़ को सुनकर रुकी और उनकी तरफ देखकर बोली, बड़ी माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कुछ असाइनमेंट का काम मिला है और जल्दी आने के लिए भी कहा गया। अभी कुछ रोज़ मैं जल्दी जाऊँगी और वो सर के साथ बैठकर थ्योरी भी बनाना है ना, तो मुझे आने में भी थोड़ा लेट हो सकता है। प्लीज़ मम्मा को बता देना। इतना कहकर निधि जल्दी से भागती हुई बाहर निकल गई। उसने आज अपनी कार भी नहीं ली, बल्कि वो मैंशन से बाहर निकली और उसने ऑटो लेकर बैठी और वहाँ से चली गई। करीब आधे घंटे बाद वह एक बंगलों के पास खड़ी थी। उसने उस बंगले को देखते हुए कहा, क्या यह खड़ूस इस बंगले में रहता है? यह बंगला देखने में तो कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है यह खड़ूस यहाँ रहता होगा, तो यह उसी का बंगला होगा। हो सकता है कि वह इस बंगले का केयर टेकर हो और इस बंगले को मुझे और इस बंगले में बुलाकर यह दिखाना चाहता हो कि वह इस बंगले का ऑनर है। कोई नहीं, मुझे बस उसकी शर्त माननी है जो उसने मुझसे कहा था। फ्लैशबैक तक निधि के बिल्कुल खड़ा होकर उससे बोला, शर्त यह है कि तुम्हें पूरी तरह से इंडियन लुक में सुबह 7 बजे तक मेरे घर पहुंचना है। मेरे लिए कॉफ़ी ब्रेकफास्ट बनाना है, मेरी ज़रूरत की सारी सामान तुम्हें अरेंज करना है, मेरे लिए लंच बनाना है और मेरे साथ 24 आवर के लिए मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें काम करना है, और फिर तुम्हें मेरे लिए डिनर भी बनाना है। उसके बाद फिर तुम अपने घर जा सकती हो। अगर तुम मेरे घर पर आकर 1 महीने रह सकती हो तो कोई बात नहीं, वह ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने घर और मेरे घर के बीच ट्रैवलिंग करना चाहती हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए। मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे, मेरे लंच का टाइम 2 बजे और डिनर का टाइम 10 बजे है। इससे 1 मिनट ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट टाइम पर खाने की आदत है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। अगर तुम ये सारी चीज़ करने के लिए तैयार हो तो मैं खुद भी तुम्हारे एग्ज़ाम के नोट्स में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम्हें अच्छे नंबर से पास हो सकती हो। अगर नहीं तो जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद मैं तो तुम्हें पास होने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना कहकर तक रुका और वह निधि का चेहरा देखने लगा। फिर उसने निधि के चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उससे बोला, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट में हाँ या ना कहने के लिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो कल से तुम टाइम पर मेरे घर आ सकती हो। मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। अगर ना कहती हो तो फिर तुम्हें कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेल होने वाले स्टूडेंट को कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतना कहकर तक्ष पलटने वाला था, तभी निधि ने अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए ज़ोर से बोली, हाँ मैं आ जाऊँगी, मैं आऊँगी, लेकिन मैं पहले बोल रही हूँ कि मैंने आज तक लंच, डिनर या कुछ भी नहीं बनाया है। मैंने कुकिंग कभी की ही नहीं है, तो जैसा बनेगा वैसा ही तुम्हें खाना पड़ेगा।
तक्ष जो पीछे मुड़ चुका था वो मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी जो काफ़ी दिलकश नज़र आ रही थी। जैसे अभी अगर निधि ने उसे सामने देखा होता तो उस पर वो अपना दिल हार बैठती, लेकिन तक्ष ने अपनी स्माइल को निधि के देखने से पहले ही छुपा लिया और उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे बोला, दैट्स अ गुड गर्ल, तो अब जाओ और कल से मेरे घर आने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर तक्ष ने निधि के केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। निधि गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। प्रेजेंट टाइम। निधि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बंगले की ओर बढ़ती जा रही थी। निधि डोर के पास आई और उसने बेल बजाई तो एक सर्वेंट ने आकर डोर खोला तो निधि ने उससे कहा, तक्ष सर वो है क्या? सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और डोर के सामने से हट गया और उसने हाथ के इशारे से निधि को ग्रीट करते हुए उसे अंदर आने के लिए कहा। निधि अंदर आई और उसने देखा वह हाल पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उसकी फर्श की टाइल्स सफ़ेद रंग की इतनी चमक रही थी कि उसमें निधि को अपना चेहरा नज़र आ रहा था। निधि ने सर्वेंट से पूछा, क्या तक्षर इस बंगलो के ऑनर है? तो सर्वेंट ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिलाया और वहाँ से उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। आइए मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। हुकुम शाह ने कहा था कि आप आने वाले हैं और आज से आप ही उनके लिए नाश्ता और उनका लंच और डिनर बनाएगी। इसलिए हुकुम ने हमें कुछ भी बनाने से मना कर दिया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ और आपको सारा टाइम शेड्यूल भी बता देता हूँ। हुकुम का आप उनके लिए अभी सुबह के नाश्ता बना दीजिए पहले। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि सर्वेंट हुकुम किसे कह रहा है। तभी निधि ने सर्वेंट से पूछा, आप हुकुम किसे कह रहे हैं? सर्वेंट जो तक्ष का नाम नहीं ले सकता था उसने निधि से कहा, आप जिनके नाम लेकर यहाँ बुला रही हैं ना, हम उनको हुकुम कहते हैं। सर्वेंट निधि को किचन में ले आया और निधि को तक्ष के लिए जो बनाना था उसकी लिस्ट और सारे इंग्रेडिएंट्स स्लैब पर रख दिए। निधि ने इंग्रेडिएंट्स देखे और जो चाट निधि को मिली थी वह देखने लगी। उसमें ऑमलेट, ऑरेंज जूस, ब्लैक कॉफ़ी, फ्राइड राइस, ऐसे कई तरह के डिशेस थे और सलाद तो हर आइटम में था। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट किया। इवनिंग नाश्ते में भी तक्ष के लिए सलाद ही थी, जिसमें एक फ्रूट सलाद और एक वेजिटेबल सलाद थे। ने कहा, ये इतने सारे खाने खाता है? फिर निधि ने तक्ष की बॉडी को याद करते हुए कहा, इसलिए तो इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, इसकी मसल्स इतने स्ट्रांग है। निधि अभी तक्ष के मसल्स के बारे में सोच ही रही थी जो उसने अब तक उसके शर्ट के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसके मसल रियलिटी में देख पाएगी भी या नहीं। फिर निधि ने टाइम देखा तो 7:30 ऑलरेडी हो चुके थे, तो वह जल्दी जल्दी उसके लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी करने लगी। वहीं तक जो सुबह जल्दी उठ जाता था वह अपनी जिम में था। जब उसने सर्वेंट ने आकर उससे कहा, हुकुम आपने जिनके बारे में आने के लिए कहा था वो आ गई है और किचन में आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। जितनी निधि जिद्दी थी तक्ष को नहीं लगा था कि वह आएगी, इसीलिए जैसे ही सर्वेंट ने कहा कि निधि आ गई है तो तक्ष के होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई। उसने कहा, ठीक है, आप जाकर अब अपना काम कीजिए, उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा और ना ही कोई उसकी हेल्प कीजिएगा। वह जो करेगी अकेले करेगी। तक्ष की बातें सुनकर सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। तक्ष जो अभी पुशअप कर रहा था वह उठा और उसने टॉवेल से अपनी बाहें, गर्दन और माथे का पसीना पोछा और खुद से कहा, तो निधि रघुवंशी तक्ष रंधावा के बंगले तक आ ही गई। चलो देखते हैं क्या कर रही है ये मैडम। इतना कहकर तक्ष मुस्कुराते हुए नीचे किचन की तरफ चला गया। वह किचन के दरवाजे पर आया और वह निधि को देखने लगा। निधि ने येलो पटियाला और शॉर्ट कुर्ती के साथ रेड दुपट्टा कैरी किया था। उसके हाथों में भर भर की चूड़ियाँ थी जो काम करने की वजह से छन छन बज रही थी, जिसकी आवाज़ तक्ष के कानों में एक मिस्री की तरह घूर रही थी जो उसे एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह लग रहा था। तभी तक्ष आगे बढ़ा और उसने जाकर निधि को बैक हग किया और अपने दोनों हाथ उसके पेट पर लपेट दिए। निधि ऐसे अचानक किसी की खुद को बाहों में भरने से सिहर गई। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी तक्ष ने निधि के गर्दन से उसके बाल हटाए और उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे कसके उसके गर्दन और उसके कंधे
पर वो किस करने लगा। निधि के हाथ जो अब तक चाकू को पकड़े थे, वह चाकू उसके हाथ से छूट गया और उसने अपने पेट पर तक्ष के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने सिर को तक्ष के सीने पर रख लिया। अब निधि की गहरी सांस लेने से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे निधि के गर्दन पर किस करते हुए तक्ष की नज़रें उसके सीने से क्लीवेज पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपना हाथ निधि के हाथ से छुड़ाया और ऊपर लाकर उसके सीने पर रख दिया। वह धीरे धीरे करके उसे सहलाने लगा। अब तक्ष की डिज़ायर वहाँ बढ़ने लगी। वह चाहता था वह निधि को अपने बेड पर लेकर आए और उसे बहुत सारा प्यार करे। तभी तक्ष ने निधि को झटके से अपनी तरफ पलटा और उसे उसके कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर स्लैब पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी और निधि उसकी बाहों में पिघल रही थी। तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तक्ष अपने होश में आया। उसने देखा कि वह अभी किचन के डोर पर खड़ा है और निधि चीख रही थी क्योंकि ऑमलेट बनाने में उसने गर्म तवे को छू लिया और अभी उसकी उंगलियां पूरी तरह से लाल हो गई। उसे देखकर तक्ष जल्दी से उसके पास आया और उसकी उंगली को पकड़कर अपने मुंह में भर लिया। निधि तो सन्न रह गई। तक्ष के ऐसा करने से उसने अपनी नज़रें उठाकर तक्ष को देखा और फिर उसके हाथ से अपनी उंगली छुड़ाने लगी, लेकिन तक्ष ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह और ज़्यादा उंगली उसकी सख्त करने लगा। तक्ष लगातार निधि की आंखों में देखकर उसकी उंगली को अपने मुंह में भरे सब कर रहा था, जिससे निधि के अंदर एक हलचल पैदा हो रही थी। उसने तक्ष की आंखों में देखना बहुत अजीब सी फीलिंग दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो पूरी तरह से तक्ष की बाहों में थमा जाए। तभी निधि ने एक झटके से अपने हाथ को तक्ष के होठों से हटा दिया। फिर निधि तक्ष पर भड़कते हुए बोली, ये क्या हरकत थी आपकी? ऐसा कोई करता है क्या? तभी तक्ष अपने होश में आया और उसने धीरे से सॉरी कहा। वह तुम्हारा हाथ जल गया था ना, इसलिए बस मैं तुम्हारी उंगली को ठंडक देने की कोशिश कर रहा था। निधि ने तक्ष को गुस्से से कहा, हाँ तो जलेगा ही ना, पहली बार किचन का काम कर रही हूँ और वो भी आपकी वजह से। इतना कहकर निधि वापस से उसके लिए ऑमलेट बनाने लगी, लेकिन वहीं तक्ष उसके दिल में न जाने क्या उमड़ रहा था। निधि को देखकर मुस्कुरा रहा था। जो अभी अभी उसने किचन के गेट पर खड़े होकर जो ख्वाब देख रहा था, उसे फिर से वह याद करके उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। तक्ष अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से धीमी आवाज़ में लगा, क्या इस लड़की का असर मुझ पर हो रहा है? लेकिन मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था। क्या यह मुझ पर ही जादू चला रही है? इतना कहकर तक्ष ने एक बार फिर से निधि को पलट कर देखा, जो अब उसके लिए ऑरेंज जूस बनाने के लिए ऑरेंज छील रही थी। फिर वह मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकला और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अभी भी उसके दिमाग में वही का पल घूम रहा था जब उसने सोचा कि वह निधि को किस कर रहा है और निधि भी उससे दूर न होकर उसके सीने में अपना सर रख चुकी थी। थोड़ी देर में निधि ने तक्ष के सामने लाकर उसकी ब्लैक कॉफ़ी रखा और वह वापस मुड़कर जाने लगी। तभी तक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से सामने चेयर पर बैठाते हुए बोला, यहीं बैठे रहो जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। क्या पता तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने इसमें जहर मिलाकर दिया हो तो? निधि गुस्से से घूरते हुए तक्ष से बोली, और रियली मेरा बस चले तो मैं आपकी नज़रों के सामने जहर मिला दूँ, क्योंकि जब से आप कॉलेज में एंट्री किए हो ना, तब से आपने मेरा जीना हराम कर दिया। और अभी उसने अपनी लाल उंगली को दिखाते हुए कहा, यह मेरा फर्स्ट टाइम है जिससे मेरी उंगलियां जल गई। फिर उसने अपने लुक को दिखाते हुए कहा, और यह ड्रेस भी मैंने पहली बार ही पहना है, वह भी आपकी वजह से, क्योंकि आपको बिल्कुल इंडियन लुक चाहिए था। तभी तक्ष ने धीरे से कहा, तुम ब्यूटी तो इंडियन में ही हो, पर तुम्हारे चाल चलन और हरकतें वेस्टर्न हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम यूँ ही इंडियन ब्यूटी बनकर मेरे सामने आती रहो तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तुम्हारी यह ब्यूटी चुरा लूँ। निधि अब चुपचाप से तक्ष के पास बैठी रही, लेकिन उसके हाथ
जितना हिल रहे थे उतना ही उसकी चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी और तक्ष को आज पहली बार अपने इस बंगले में खनकती चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। तक्ष धीरे धीरे कॉफ़ी पी रहा था ताकि निधि उसके पास ही बैठी रहे। थोड़ी देर में तक्ष ने कॉफ़ी पी ली तो उसने कहा, अब मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं जब तक चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद तक एक ग्रे कलर के 3 पीस सूट पहने नीचे आया। अब तक निधि बस उसे देखती रह गई। तक्ष के बाल अभी जेल से सेट किए हुए थे और उसके चेहरे पर नेचुरल ग्लो था जो उसे और भी हैंडसम बना रहा था। निधि बस उसे देखती ही रह गई। उसने आज तक कभी अंगद के सिवा किसी और को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन आज उसका दिल तक्ष को देख रहा था। तक्ष नीचे आया और अपने चेयर पर बैठा और उससे बोला, मेरा नाश्ता कहाँ है निधि? निधि जो अभी तक उसे देखने में कहीं खोई हुई थी, उसने कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। निधि जाकर उसके लिए नाश्ते में आमलेट, टोस्ट ब्रेड और ऑरेंज जूस लेकर आई और उसके सामने प्लेट रखकर उसे देखने लगी। तभी तक्ष ने कहा, तुम भी खाओ, अगर तुमने इसमें जहर मिलाया है तो हम और तुम दोनों खाकर यहीं मरेंगे। निधि वहाँ बैठी और उसने सबसे पहले आमलेट छुरी और कांटे की हेल्प से कट किया और खाया। फिर उसने एक टोस्ट उठाया, उसे कट करके खाया और फिर जिस गिलास में उसने तक्ष के लिए ऑरेंज जूस निकाला था उसी गिलास से उसने ऑरेंज जूस भी पिया और तक्ष के आगे सब करते हुए कहा, अब मैंने खा लिया और पी भी लिया। अभी तक मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठी हूँ, जिंदा हूँ, तो अब तुम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लो। इतना कहकर निधि ने एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर चिपकाई, जिसे देखकर तक्ष को बहुत हंसी आ रही थी कि अभी से निधि उससे इरिटेट हो गई। निधि ने सब कुछ खाकर रखने के बाद तक्ष ने पहले ऑरेंज जूस उठाया, उसे धीरे धीरे पीने लगा। फिर उसने टोस्ट उठाया जिसे निधि ने खाया। उसे खाने के बाद तक्ष ने आमलेट खाया। उसके बाद चेयर से उठा और अपना लैपटॉप बैग जो उसने सोफे पर लाकर रखा था उसे उठाते हुए निधि से बोला, चलो कॉलेज। निधि अपना फ़ोन लेकर तक्ष के पीछे चली गई। वहीं यह सब हरकतें सर्वेंट खड़े होकर जो देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही उनका हुक्म तक्ष है जो इससे पहले कभी किसी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करता था। यहाँ तक कि तक्ष की गर्लफ्रेंड माया के साथ भी तक्ष ने कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन निधि के साथ एकदम फ्रैंक हो रहा था। निधि को वो अपने करीब कर रहा था और तक्ष ऐसा क्यों कर रहा था, यह तो सिर्फ उसे ही पता था। ये प्यार की शुरुआत थी या अपने मकसद को हासिल करने का एक नया तरीका था। कुछ देर बाद तक्ष और निधि कॉलेज पहुँचे। आज कॉलेज में सब निधि को तक्ष के साथ देखकर, और वो भी पूरे इंडियन लुक में, सबकी तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सब आंखें फाड़कर निधि को ही देख रहे थे और वहीं उसके साथ चल रहे तक्ष को भी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि निधि उनकी कॉलेज के प्रोफेसर, जो कि अब तक निधि से गुस्सा थे, उसकी इंसल्ट कर रहे थे, वो निधि के साथ क्या कर रहे हैं। निधि ने अब जो तक्ष का लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ था उसके पीछे वो गुनगुनाती हुई आ रही थी, जो तक्ष को काफ़ी अच्छे से सुनाई भी दे रहा था। तभी तक्ष सबके बीच गुजरा तो सबने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और वहीं सब निधि को अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि निधि कॉलेज इंडियन लुक में आई थी और चलते हुए हाथ हिलाने पर उसकी चूड़ियाँ शोर कर रही थी। सबकी नज़रों को इग्नोर कर तक्ष अपने केबिन में चला गया और निधि भी उसके पीछे पीछे चली गई। केबिन में जाने के बाद निधि ने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और तक्ष गया, प्रोफेसर, मैंने यहाँ तक आपका काम कर दिया है और अब मैं कॉलेज भी आ गई हूँ, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? इतना पूछकर निधि जैसे ही पीछे मुड़कर जाने वाली थी, तक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर दीवार से सटा दिया। निधि को तक्ष की इस तरह करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए निधि आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही थी। वह तक्ष के हाथ निधि के कमर पर कस रहे थे। निधि ने तक्ष को घूरते हुए कहा, प्रोफेसर, ये क्या बदतमीजी है, आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? तक्ष जो निधि के होठों की तरफ देख रहा था और कॉलेज आने की टाइम भी उसके दिमाग में बस वही सीन चल रहा था जो उसने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर देखा था, तो उसने निधि को दीवार में बुरी तरह से सटाते हुए निधि से कहा,
मैं बदतमीज़ी कहाँ कर रहा हूँ, और तुम जो कॉलेज में पूरे कॉरिडोर में मेरे साथ चलते हुए मुझे कोस रही थी, उसका क्या? बोलो। जैसे निधि ने यह बात सुनी, उसने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि वह पूरे कॉरिडोर में जब लोगों की अजीब नज़रों को देख रही थी तो वह तक्ष को कोसते हुए आ रही थी। यह सब उसकी वजह से है। उसने ही आज इंडियन ड्रेस उसने ही पहनाया है। उसने पूरे कॉलेज में वो खड़ूस है, अकड़ू है, जल्लाद है। ये सारी चीज़ निधि भुनभुनाते हुए बोलते हुए आ रही थी, और ये सब तक्ष सुन रहा था। अभी तक तक्ष की वजह से निधि दीवार में सटी हुई थी और तक्ष उसके पास खड़ा हुआ था। तक्ष को अपनी बॉडी में एक अजीब सी सरसराहट अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी। वही सरसराहट निधि को जब तक्ष फील करवाना चाहता था, निधि को महसूस हो रहा था, क्योंकि निधि की दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी और यह चीज़ तक्ष और निधि दोनों बखूबी महसूस कर रहे थे। तक्ष की निगाहें निधि के कांपते होठों पर टिकी हुई थी। वह उन्हें चूस लेना चाहता था, उसके रस को पी जाना चाहता था, लेकिन अभी वैसा कुछ वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि निधि इसमें खुद उसका साथ दे। इसलिए तक्ष ने निधि का हाथ छोड़ा और उससे कहा, जाकर मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ और अपना लैपटॉप ले आओ, मैं असाइनमेंट तुम्हें बता देता हूँ। निधि उसे आंख फाड़े देख रही थी। तो तक्ष ने कहा, अब 1 महीने तक तुमने मेरी बात मानी है। तुम मेरी ब्रेकफास्ट बनाकर, मेरी कुक बनकर, मेरी असिस्टेंट बनकर मेरा काम कर रही हो, तो मैं भी तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लैपटॉप लेकर आओ, मैं बताता हूँ। असाइनमेंट बनाने में सिर्फ तुम्हें मैं टॉपिक बताऊँगा, बाकी तुम्हें खुद ही सब करना है। इतना कहकर तक्ष निधि से दूर हो जाता है और जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। निधि चुपचाप निकल कर उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। जब निधि आई तो उसके दिल की धड़कन अभी भी शोर कर रही थी, और ऐसा क्यों था उसे समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने तक्ष की बात मानी थी और वह तक्ष के करीब गई थी, उसका दिल उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वह सिर्फ धड़के ही जा रहा था, वो उससे बगावत कर रहा था। वहीं जानकी जी के घर में आज जानकी जी शहर तीनों घर पर ही थे, क्योंकि आज सुबह से शहर की तबीयत ख़राब थी। उसे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। वह कुछ भी खाती तो वो वॉमिट हो जाता, और इस वजह से वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, जिस वजह से हॉस्पिटल भी नहीं गई वह, और अंगद उसे इस हाल में छोड़कर ऑफिस भी नहीं जा पाया, इसीलिए उसके साथ था। अभी अंगद शहर की बाहों में उसके बेड पर थी। अंगद ने उसे खुद में समेट रखा था। तभी एक बार फिर से निधि को उकाई आई और वो उठकर भागते हुए बाथरूम में गई। वो उल्टियाँ करने लगी। तभी अंगद उसके पीछे आया और उसके पेट को सहलाते हुए उससे बोला, आज इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही है? देखो तबीयत पूरी ख़राब हो गई है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तब सहर ने उसे रुकते हुए कहा, नहीं अंगद, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती अभी। हमारा बेबी बहुत छोटा है, इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसे सिर्फ 3 वीक ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं किसी तरह की मेडिसिन नहीं खा सकती। अभी कुछ भी होने का डर हो सकता है। शहर को इस तरह से देखकर अंगद को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन दोनों का ये बच्चा भी बहुत ज़रूरी था। तभी अंगद ने शहर की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बच्चे के लिए हमने जल्दी कर दिया है क्या शहर? शहर ने अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारते हुए थकी हुई सी आवाज़ में कहा। अंगद को बोली, अंगद, ये जल्दी या देरी की बात नहीं है, यह हर लड़की के साथ होता है। कहते हैं जब तक एक लड़की अपने बच्चे के लिए दर्द न सहे, वो माँ कभी बन ही नहीं पाती। और तुम्हें पता है जब डिलीवरी के वक्त जो दर्द होता है वह कितना होता है? यह सुनकर अंगद पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने कहा, क्या ये पेन तुम्हें भी होगा? हाँ, मुझे भी होगा। अंगद को यह नहीं पता था। वह शहर की बातें सुनकर अब घबराने और पैनिक करने लगा। तभी शहर ने उसे अपने पास बेड पर बिठाया और उसके चेहरे को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंगद रिलैक्स, ये हर लड़की के साथ होता है। तभी अंगद ने शहर के चेहरे को थामकर उससे बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई दर्द हो। तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हें पीरियड्स होते हैं तो तुम्हें कितना दर्द होता है, तो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। मैं तुम्हें बेड से उठने तक नहीं देता, हर काम तुम्हारे लिए मैं खुद करता हूँ। तुम्हें हर चीज़ बेड पर ला कर देता हूँ, ताकि
ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चे के आने से तुम्हें इतना दर्द हुआ, ना तो मैं बेबी अडॉप्ट कर देता शहर। तभी शहर ने धीरे से अंगद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, और मेरी इस फीलिंग का क्या, जो मैं इसे अपने अंदर महसूस करूँगी जब ये बड़ा होगा, मेरे पेट में किक करेगा, इसकी हर एक मूवमेंट करेगा। तुम्हें पता है जब इसकी पहली मूवमेंट होगी तो हमें कितनी खुशी होगी। इसके मूवमेंट करते हुए देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? जब तुम मेरे पेट पर कान लगाकर इससे बातें करोगे, मेरे अंदर तुम्हारे चेहरे की खुशी झलक रही होगी। ऐसा मत सोचो अंगद कि मुझे तकलीफ़ होती है। हाँ होती है, लेकिन उस खुशी का क्या जो दर्द को सहने के बाद मिलेगी। अंगद ने कसकर शहद को अपने गले से लगा लिया और उससे बोला, मुझे नहीं पता था निधि, आई लव यू, कि तुम मेरे लिए इतना दर्द भी बर्दाश्त करोगी मेरे बच्चे के लिए। तभी शहर ने अंगद को खुद से अलग किया, उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़कर लेटते हुए बोली, हमारा बेबी हम दोनों का होगा, यह तुम्हारा नहीं। देखना यह बेटा होगा जो मुझे मेरे लिए सपोर्ट करता रहेगा और मेरे लिए तुमसे लड़ाई भी करेगा। अंगद ने अपने दोनों हाथ निधि की कमर पर लपेटते हुए कहा, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, फिर लड़ाई खत्म, क्योंकि मैं अपने बच्चे और अपनी इस बीवी के बिना तो बिल्कुल नहीं रख सकता। तुम दोनों के बिना अब मेरी ज़िंदगी अधूरी है। पहले मेरी ज़िंदगी को तुमने पूरा करती थी, अब तुम दोनों मिलकर मेरी ज़िंदगी को पूरा करते हो। इतना कहकर अंगद ने शहर के माथे को किस किया, फिर उसके दोनों गालों को, उसके कान को, फिर उसके होठों को छूकर अलग हुआ तो शहर उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तो अंगद ने उससे कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि पहले कि 3 महीने हम फिज़िकल नहीं हो सकते, इसलिए तुमसे बस इतने से ही काम चला लो, और जब हमारा बेबी सेव हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ बताऊंगा कि मैं कैसा हूँ तुम्हारे साथ बेड परफॉर्मेंस में, और तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। इसकी बात सुनकर शहर खिलखिलाकर हंसने लगी और अंगद ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके पेट को सहलाने लगा। अंगद धीरे धीरे शहर के पेट पर उंगलियां फिरा रहा था, जिससे शहर को बहुत अच्छा लग रहा था। शहर अपना सर रखे आराम से अंगद पर लेटी हुई थी। तभी अंगद ने अचानक से शहर से कहा, शहर मान्यता कब आ रही है इंडिया? मुझे और वेट नहीं हो रहा, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ यार। मैं तुम्हें बीवी कहना चाहता हूँ, लेकिन यह है, मैं और तुम अच्छे से जानते हैं कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं पूरे हक से तुम्हें बीवी कहना चाहता हूँ। इसलिए तुम पूछो मान्यता से कि वो कब आ रही है वापस, ताकि जैसे ही वो इंडिया आए हम दोनों शादी कर ले। शहर जो अपना सर अंगद के सीने पर रखा हुआ था, तो वो अपना सर उठाकर अंगद को देखते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जहाँ इतना देर इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा और सही इंतज़ार कर लो। अंगद ने शहर से कहा, और कितना इंतज़ार करो शहर? अंगद ने शहर का हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लूँ, लेकिन मैं अपने इस छोटे से बच्चे का क्या करूं? इसके लिए इंतज़ार नहीं होता। इसके दुनिया में आने से पहले ही मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूं, ताकि ये दुनिया में आए तो मेरे नाम के साथ आए, मेरे नाम के बिना नहीं। अंगद की यह बातें सुनकर शहर मुस्कुरा दी और उसने कहा, मैं मान्यता को जल्दी इंडिया वापस आने के लिए कहूँगी। शहर की बात सुनकर अंगद मुस्कुराया। उसने वापस से शहर को अपने सीने से लगा लिया। वहीं रघुवंशी ऑफिस में आरुष अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। जब से अर्जुन पेरिस गया था तब से आरुष का वर्कलोड बढ़ गया था, क्योंकि आरुष पहले ही पूरी तरह से हमेशा से अपना काम संभालता था, लेकिन अर्जुन उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क खुद संभाल लेता था, जिससे आरुष का वर्कलोड नहीं बढ़ता था। लेकिन अब जब अर्जुन पेरिस गया था तब से ये सारे काम आरुष को हैंडल करने पड़ रहे थे, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। आरुष ने अपने केबिन के ड्रॉवर को ओपन किया और उसमें से एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाला। उसमें एक 14 साल की लड़की खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे वो फ़ोटो देखकर आरुष एकदम थका थका सा जो लग रहा था, लेकिन वो अब पूरी तरह से उसकी थकान मिट गई। आरुष ने उस फ़ोटो पर अपने हाथ फिराते हुए कहा,
शहर तुम्हें पता है, तुम्हारी यह फ़ोटो मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखी है और जब भी मुझे टायर्ड फील होता है तब मैं इस फ़ोटो को निकाल कर देख लेता हूँ, ताकि मुझे इस लायक बनना है कि मैं तुम्हें पा सकूँ और मैं अपनी सारी थकान भूलकर अपना काम करने लगता हूँ। लेकिन अब यह दिन यह गवाही देता है कि थकान को दूर करने के लिए तुम्हारी आदत सी पड़ गई है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मेहनत करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं, तुम किसी और की अमानत हो। यह कहते हुए आरुष के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। तभी उसकी डोर पर नॉक हुआ। उसने जल्दी से फ़ोटो को ड्रॉ में रखा और कहा, कम इन। तभी एक लड़की अंदर आई और उससे बोली, गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल आपको देनी है और इसमें साइन करने हैं। यह मुझे अर्जुन सर को डिलीवर करना है। आरुष ने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी, रंग गोला, लंबे बाल फेंट कर गोल और आंखें टिमटिमाते हुए तारे की तरह, जिसमें बहुत सी चमक थी। उस लड़की को देखकर आरुष ने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरा नाम जिया है, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। आरुष ने हाँ में सर हिलाया। उसके हाथ से फाइल लिया। उसे कहा, इन फाइल्स को यहीं छोड़ दो, मैं इन्हें पढ़ने के बाद साइन कर दूंगा। जिया ने हाँ में सर हिलाया और वह केबिन से बाहर जाने लगी। तभी आरुष ने उसे रोकते हुए कहा, जिया मेरे लिए एक कप कॉफ़ी भिजवा दो। जिया ने मुड़कर उसे कहा, ओके सर। वहीं निधि के कॉलेज में अभी निधि लैपटॉप लिए तक्ष के केबिन में बैठी थी और तक्ष उसे घूर घूर कर देख रहा था। निधि को भी तक्ष की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन वह ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी। तभी तक्ष अपनी जगह से उठा, निधि के पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तक्ष निधि के ऊपर झुकते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और लैपटॉप के कर्सर पर अपने हाथ चलाते हुए निधि के बिल्कुल कान के पास बोला, क्या तुम्हें मेन टॉपिक पता है? चला, तुम्हें असाइनमेंट किस टॉपिक पर बनानी है? निधि, जिसकी दिल की धड़कन तक्ष के उसके करीब आने से ही बढ़ गई थी, उसने ना में सिर हिलाया। तो तक्ष ने धीरे से कहा, तो फिर इतनी देर से तुम लैपटॉप खोलकर क्या कर रही हो? निधि उसके सवाल पर कुछ बोल ही नहीं पाई। तक्ष के होठ निधि की गर्दन और कान के पास टच हो रहे थे, जिन्हें निधि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसे तक्ष के करीब खींच रही थी। अब तक वह तक्ष के इतने करीब कभी नहीं आई थी जो उसे बेचैनी महसूस हो, लेकिन अब जब वो तक्ष के इतने करीब हो रही थी और तक्ष भी बिना कोई बदतमीजी के उसकी बातें कर रहा था, तो निधि को उसकी करीबी भी अच्छी लग रही थी। निधि समझ नहीं पा रही थी कि आज तक सिवाय अंगद के करीबी के किसी को वो महसूस करना ही नहीं चाहती थी। वहीं अब उसकी बॉडी तक्ष के करीब आने से रिएक्ट कर रही थी। तक्ष ने जब ध्यान दिया तो निधि ने अपनी आंखें बंद रखी थी और उसकी सांसें बढ़ चुकी थी। तक्ष ने अपने होठ को निधि के गर्दन के बिल्कुल पास धीरे से लाकर कहा, निधि। निधि अपनी आंखें बंद किए तक्ष के सवाल पर उसे हाँ कहा, क्योंकि निधि को तक्ष के होठ अपने गर्दन पर महसूस हो रहे थे। वहीं तक्ष की उंगलियां जो निधि की उंगलियों को छू रहे थे वह अब इंटेंस होने लगे थे, क्योंकि अब तक तक्ष को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वह निधि की तरफ खींचा जा रहा है। जब से उसने निधि को देखा था तो उसे निधि में एक खिंचाव नज़र आया और उसके बाद निधि की बदतमीजियों ने उसे गुस्सा दिलाया। लेकिन आज जब बिना कुछ कहे निधि उसकी सारी बातें मान रही थी, वो पूरी तरह से इंडियन लुक में थी, तो तक्ष उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसे किस करने का मन कर रहा था, उसे बाहों में भरकर प्यार करने का मन कर रहा था उसका। तक्ष ने फिर से उसके होठों को निधि के गर्दन पर धीरे से फिराते हुए निधि से कहा, निधि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मेरी कंडीशन को तुम समझ रही हो? मैं कुछ करना नहीं चाहता, बट आई डोंट नो वाई, कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। निधि, जिसने अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसने झट से अपनी आंखें खोली और एक झटके से वो चेयर से उठकर खड़ी हो गई। अब तक्ष उसे देख रहा था। निधि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ तक्ष से कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपने जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी। आपने मुझे इंडियन लुक में आने को कहा, मैंने वो किया। आपने सुबह से मुझे कहा, मैंने वो भी कहा किया।
बस मुझे कॉलेज से पास आउट होकर जाना है, तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं? ये सब आपको पता है? आपकी करीबी मुझे बहकने पर मजबूर कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन और मान्यता एक दूसरे की बाहों में लिपटे सो रहे थे। जब अर्जुन की नींद उसके फ़ोन की रिंग से खुली, अर्जुन ने अपना फ़ोन रिसीव किया तो उसने देखा कि फ़ोन पर बाबा का कॉल आ रहा है। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया तो उससे बाबा ने कहा, कहाँ हो तुम दोनों? हमें फ़िक्र हो रही है। अगर घर पर हो तो नाश्ते की टेबल पर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने देखा मान्यता उसकी बाहों में सो रही है तो अर्जुन ने कहा, बाबा मान्यता सो रही है, अभी उठती हो तो मैं नीचे लेकर आता हूँ। बाबा ने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वहीं अर्जुन कॉल कट करने पर फ़ोन को साइड टेबल पर रखा और मान्यता को देखने लगा। अभी मान्यता का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात में वह जब भी इंटीमेट होता था उसके साथ, तो वह भी उसके साथ बहुत पैशनेटली लव का जवाब पैशनेटली लव के साथ देती थी। वह जिस तरह से जुनून होकर उसे प्यार करता था, वैसे भी मान्यता भी जुनून होकर उसका साथ देती थी। लेकिन अभी वह एक मासूम बच्चे की तरह उसे लिपट कर सो रही थी। अर्जुन ने मान्यता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप करवाऊँगा, ताकि मेरी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती है, हम दोनों जो अपनी रातें एंजॉय करते हैं, उनमें मेरी एबिलिटी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, उससे पता चले कि मैं अब कब तक ठीक हो पाऊँगा। क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द पापा बनना चाहता हूँ। मान्यता, मैं हमारे बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ, ताकि तुम मुझसे दोबारा कभी दूर न जा सको। अर्जुन ने ऊपर उठकर मान्यता के माथे पर किस किया, फिर अपनी और मान्यता की फर्स्ट नाइट को याद करते हुए कहा, मान्यता, तुम्हें भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिया है, लेकिन तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे बीच यह मोहब्बत की निशानी वाली कड़ी आ जाए, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। उनके आने से हमें कोई परेशानी नहीं हो। वह बस जब दुनिया में नहीं आता तब तक तुम्हें जो दर्द होता है उसे बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद मैं खुद उसे पाल लूँगा। मैं तुम दोनों को भी संभाल लूँगा। मैं तुम्हें खुद अपने बच्चों की तरह रखूँगा, ताकि तुम मुझसे कभी दूर जाने के बारे में सोच भी ना सको। और हमारे बच्चे को तो हरदम अपनी बाहों में ही रखूँगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा और मेरा हम दोनों का अंश होगा। अर्जुन ये कहते हुए मान्यता की गाल को सहला रहा था और उसकी बाल की रट जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें प्यार से उसके कान के पीछे कर रहा था। अर्जुन के छूने से मान्यता अब हिलने डुलने लगी, जिससे कि अर्जुन की बॉडी रिएक्ट करने लगी। तभी अर्जुन को लगा कि वह मान्यता में एक झटके में समा जाए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और उसने मान्यता को प्यार से आवाज़ देते हुए कहा, मान्यता उठो, हमें बाबा ने नीचे बुलाया है। मान्यता ने अलसाही आवाज़ में कहा, अर्जुन सोने दो ना मुझे, तुम रात को भी मुझे सोने नहीं देते हो और अब सुबह भी नहीं सोने दे रहे हो। मैं क्या करूं? मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। तभी अर्जुन ने प्यार से मान्यता के माथे पर चपत लगाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें सोने नहीं देता या तुम मुझे सोने नहीं देती हो? रात को मुझसे ज़्यादा पैशनेट तो तुम हो जाती हो। मान्यता ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन का चेहरा देखा। उसने अर्जुन के चेहरे को एक हाथ से पकड़ दोनों गाले को दबाते हुए कहा, शुरुआत कौन करता है? और जब तुम ऐसे शुरुआत करोगे तो फिर मैं तो उसका जवाब ऐसे ही दूंगी ना। क्योंकि माय डियर हस्बैंड अर्जुन रघुवंशी, मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ और आपको ऐसे ही प्यार करके सो सकती हूँ ना। मान्यता के मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा। मान्यता ने जो अभी अर्जुन के ऊपर थी, अर्जुन उसे एक झटके से लेकर पलट गया और उसे बिना मान्यता को कोई वक्त दिए उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। मान्यता अभी अर्जुन के नीचे दबी हुई थी और अर्जुन उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था। मान्यता ऐसे
नक अर्जुन के किस करने से संभल नहीं पाई और उसकी सांस अब उखड़ने लगी। मान्यता ने अर्जुन के कंधे को पकड़कर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़े और बेड पर दबा दिया। उसे और भी ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा, लेकिन उसे थोड़ी देर में महसूस हुआ कि मान्यता सांस नहीं ले पा रही, तो उसने मान्यता के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया और उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? मान्यता ने अब गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी। मान्यता अर्जुन के कंधे पर मारते हुए बोली, ऐसे अचानक कोई किस करता है क्या? ऐसे अचानक किस करने से मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आप ऐसे में सांस आना भी रुक सकता है। आपको इतना भी नहीं पता? आपके ऐसे अचानक किस करने से अगर मेरी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता और उसकी वजह से सांस आना रुक जाएगा तो मैं मर ही जाऊंगी। जैसे ही मान्यता के मुंह से ये लफ्ज़ निकले कि मैं मर जाऊंगी, अर्जुन ने मान्यता के होठों को कसकर दबा दिया, जिससे मान्यता को उसके होठों पर तेज़ दर्द का एहसास हुआ। अर्जुन ने कस के उसे अपने हाथों में दबाते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में आने के बाद तुम्हें जाने की इजाज़त तो बिल्कुल नहीं है और मरने की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना और तुम तो मुझे छोड़कर जाओ, ये फिर वो मरने के बाद ही क्यों ना हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। अर्जुन की आंखों में मान्यता को उसे खो देने का डर साफ दिख पा रही थी और जिस तरह से अर्जुन ने अभी शक्ति दिखाई थी उसके साथ इससे मान्यता यह तो समझ गई थी कि अर्जुन उसे कभी खोना नहीं चाहता, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, चाहे वह प्यार से हो या फिर ज़बरदस्ती से। अर्जुन को जब एहसास हुआ कि वह मान्यता के चेहरे को जोर से दबा रहा है, उसे दर्द हो रहा है, तो उसने जल्दी से उसके छोड़ दिया और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, मान्यता मुझे यह प्यार बहुत मुश्किल से मिला है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करना जो मुझे गुस्सा दिला दे और मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तो तुम भी सिर्फ मुझे प्यार पाना और ऐसी कोई शब्द अपने मुंह से मत निकालो जिसके बाद मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ। बिकॉज आई लव यू मान्यता, आई लव यू। तुम मेरी माँ की पसंद ज़रूर हो, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बन गई हो, प्लीज़ मेरे साथ हमेशा ही रहना। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपना चेहरा मान्यता के गले में छुपा लिया। वही मान्यता के हाथ भी अर्जुन की गर्दन पर आ गए। वह कुछ सोचते हुए अर्जुन के बालों को सहला रही थी। अर्जुन मान्यता के गले से हटकर उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए धीरे से बोला, मुझे यह प्यार मोहब्बत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मान्यता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है मेरी माँ को टूटते हुए किस कदर वह मेरे पापा के लिए तड़पी थी। यह मैंने भी देखा है। जब मैं उनसे पूछता था कि माँ क्या हुआ, तो वह कहती थी, कुछ नहीं बेटा, मेरे आँखों में कंकड़ चला गया है। लेकिन मैं जानता था उनकी आँखों में आई नमी का कारण क्या है। वो मेरे पापा थे जिन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और मैं अपनी माँ को तड़पते हुए देखा था। मैं अपने मन में ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा और इसलिए आज इस मुकाम पर आने के बाद भी मैं अकेला ही था, क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने दिल के रास्ते में चलने की इजाज़त ही नहीं दी थी। मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। पहले जो दिव्या से मेरी इंगेजमेंट हुई थी वो चाचा जी ने बिजनेस पर्पज़ से कराई थी, और जब माँ ने मेरी शादी तुमसे कराई तभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तुम्हें याद होगा हमारी पहली रात जब हम होटल में इंटीमेट हुए थे, उस रात के बाद मैंने खुद को महसूस किया, मैंने खुद को जाना था कि हाँ, मैं भी किसी को प्यार कर सकता हूँ। मैं तो उस लड़की को ढूंढना चाहता था, तुम्हें पता है मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और जब तुम मेरे सामने आई थी, जब मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, अर्जुन मान्यता से यह सब कह रहा था। मान्यता उन सब चीज़ों को इमेजिन कर रही थी कि जब उसके साथ यह सब हुआ था। अर्जुन ने फिर आगे कहा, जब तुमने उस दिन माँ को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर बचाया था, तो
मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई थी। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी माँ जिस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती है वो लड़की तुम ही हो, तो मैंने तुम्हें इशारे से शादी के लिए मना किया था, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो मेरा गुस्सा चढ़ गया। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो लड़की तुम ही हो, तो यकीन मानो मैं तुम्हें टूटकर प्यार करने चाहता था। एक बार फिर से मेरे मन किया और शादी वाली रात में मैं इसीलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तुम्हें फिर खुद में महसूस करना चाहता था। और जब तुमने मुझे फिर से वो प्यार दिया तो मुझे प्यार पर थोड़ा सा यकीन हुआ। धीरे धीरे तुम पूरी तरह से मुझ में उतरती गई। अब मैं अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मेरे साथ तुम जानी जाती हो मान्यता, और अर्जुन के साथ मान्यता भी कहलाती हो। अगर अर्जुन जिस दिन अकेला हो गया ना मान्यता, उस दिन से अर्जुन जी नहीं पाएगा। अर्जुन ने मान्यता के सीने से अपना चेहरा निकाला और उसकी आंखों को चूमा, क्योंकि उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी अर्जुन की बातों से। तो अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें खुद में उतारना चाहता हूँ मान्यता। मान्यता, इन नमी को तुम्हारी आंखों में नहीं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं पहले तुमसे उस चीज़ के बारे में पूछूंगा। एक तरफ़ा फ़ैसला तो मैं कभी नहीं करूँगा। अगर कभी हमसे जुड़े फैसले होंगे तो हम दोनों की मर्ज़ी से होंगे। अर्जुन इतना कहकर एक बार फिर से मान्यता के होठों को अपने होठों से जोड़ना चाहता था, और वो मान्यता के होठों की तरफ झुकने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। आपको स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।